नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी भकुट दोष के विषय में। भकुट दोष एग्जैक्टली होता क्या है, ये कैसे पहचाना जाता है, यदि किसी की कुंडली में कुंडली मिलान में भकुट दोष यदि आ जाता है तो वो अपने क्या दुष्प्रभाव दे सकता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंडली मिलान में नाड़ी दोष की क्या महत्वता है, नाड़ी दोष क्या होता है। यदि कुंडली मिलान में लड़का और लड़की जिसकी शादी करवाना चाहते हैं या फिर पति और पत्नी, यदि इन दोनों की कुंडली में नाड़ी दोष यदि आ जाए तो ये क्या दुष्प्रभाव डाल सकता है, और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एक बात और बताई थी कि यदि कुंडली मिलान करना है तो आपको तीन चीजें बेसिकली देखना बहुत जरूरी है। नॉर्मली तीन चीजें तो देखना ही देखना है। सबसे पहली बात तो कि भकुट दोष देख लीजिए लड़का और लड़की, कहीं इन दोनों के बीच में भकुट दोष तो नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर नाड़ी दोष भी देखिए, कहीं नाड़ी दोष तो नहीं है। और तीसरे नंबर पर देखिए कहीं मांगलिक होने का इश्यू तो नहीं आ रहा। ये तीन चीजें देखना बेहद जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। भकुट दोष की चर्चा पिछले वीडियो में कर ली है, आज का वीडियो नाड़ी दोष को लेकर के है। दोस्तों, नाड़ियां तीन प्रकार की होती है। पहला आदि, दूसरा मध्य और तीसरा अंत। आदि, मध्य और अंत, ये तीन प्रकार की नाड़ियां होती हैं हर इंडिविजुअल की, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। एक नाड़ी उसको भगवान के द्वारा जब वो जन्म लेता है तब उसको मिल जाती है। तो किसी की नाड़ी आदि हो सकती है, किसी की मध्य हो सकती है, किसी की अंत हो सकती है। तो एक नाड़ी हर किसी को प्रोवाइड की जाती है। अभी क्या है कि जो भी जिसकी भी जो नाड़ी है, यदि आपको उसका किसी से कुंडली मिलान करना है, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, दोनों का यदि कुंडली मिलान करते हैं आप और दोनों की नाड़ियां यदि एक मिलती है, कहने का मतलब लड़की की नाड़ी भी आदि है, लड़के की भी आदि है, या लड़की की मध्य है, लड़के की भी मध्य है, या लड़के की अंत है, लड़की की भी अंत है। यदि सेम नाड़ियां मिल जाती हैं तो यहां पर आता है नाड़ी दोष। नाड़ी कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। एक की यदि आदि है तो दूसरी की मध्य या फिर अंत होनी चाहिए। इसी तरह से प्रोबेबिलिटीज बनती हैं। तो नाड़ी कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। यदि नाड़ी सेम होती है, नाड़ी एक होती है लड़का और लड़की की, तो यहां पर नाड़ी दोष निकल के आ जाता है। आजकल तो कई सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जहां पर आप लड़की का लड़के का बर्थ डिटेल डालेंगे, बटन प्रेस करेंगे कुंडली मिलान का, आपको वहां पर पता चल जाएगा कि इनके बीच में नाड़ी दोष है या नहीं। फिर भी मैंने मैन्युअली आपको बता दिया कि आप कैसे देखें। अभी क्या है कि नाड़ी दोष आ गया तो क्या करना चाहिए। तो मेरा तो सबसे पहले नंबर पर कहना यह होता है कि यदि लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं या फिर आप उनकी शादी करवाना चाहते हैं और नाड़ी दोष बीच में आ जाता है तो उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं मैं आपको भी प्रभाव बता देता हूं, इसके दुष्प्रभाव आपको मैं बता देता हूं। जो दुष्प्रभाव है मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस से। देखिए, मैं पढ़ाई लिखाई मैंने की है ज्योतिष में, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ी लिखी किताबी बातें नहीं करता हूं, मैं प्रैक्टिकली बातें भी करता हूं। जो मैं इतने सालों से देख रहा हूं, एक्सपीरियंस कर रहा हूं, वो आपके सामने रख रहा हूं। मैंने ये देखा है कि यदि कहीं नाड़ी दोष आ जाता है तो यहां पर या तो पति या पत्नी दोनों को संतान नहीं होती, या संतान होने में बहुत डिले होता है, या संतान होने में बहुत परेशान हो जाते हैं। इवन नेचुरली संतान होने में तो दिक्कत होती है, लेकिन कभी कभी जो मेडिकली हम साइंटिफिकली आईवीएफ टेक्निक्स वगैरह, ये इस तरह की जो भी टेक्निक्स होती हैं, इसके थ्रू भी संतान होने में उन्हें प्रॉब्लम आती है। मैंने कई बार अपने खुद की आंखों से ये चीज देखी है। प्रॉब्लम आती है संतान में, कहीं ना कहीं उन्हें अनलकी फीलिंग भी होती है। किसी भी क्षेत्र में अनलकी फीलिंग हो सकती है। भकुट दोष में जैसा होता है ना, वैसा यहां पर भी अनलकी फीलिंग होती है। मैं शादी के पहले तो अच्छा कर रहा था अपने कैरियर में, या लड़की कहेगी मैं शादी के पहले तो अच्छी कर रही थी अपने कैरियर में, शादी हुई उसके बाद कहीं ना कहीं पता नहीं मेरा लक साथ नहीं दे रहा है, या मेरा हाथ किसी ने पकड़ के रखा है, मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, या फिर किसी और विषय में उसे प्रॉब्लम आ सकती है। एक प्रॉब्लम तो ये अनलकी फीलिंग हो सकती है, दूसरी संतान के विषय में हो सकती है, तीसरी शादी के पहले तो मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, लड़की भी कह सकती है लड़का भी कह सकता है, लेकिन शादी होने के बाद मेरे स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं डाउनफॉल आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील नहीं होता, मुझे स्वास्थ्य कहीं ना कहीं मेरा जो सिस्टम है
मेरा बॉडी सिस्टम है वो सही से वर्क नहीं करता है। शादी के पहले तो मैं मजबूत थी या मजबूत था। तो इस तरह की शिकायतें भी आती हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के, बीमारी को लेकर के कहीं ना कहीं अनलकी फीलिंग होती है। साथ ही साथ कैरियर को लेकर के अनलकी फीलिंग होती है। और संतान की बात भी जो मैंने की, क्योंकि कहीं ना कहीं संतान भी स्वास्थ्य से रिलेटेड ही है। भाई देखिए, लड़की का और लड़के का स्वास्थ्य यदि अच्छा रहेगा तो संतान सही से होगी, अदरवाइज संतान होने में भी दिक्कत आती है। तो संतान, दूसरा अनलकी फीलिंग और स्वास्थ्य, इन तीनों चीजों पर, इन तीनों बातों पर नाड़ी दोष जो है वो बुरी तरह से अपना प्रभाव डालता है। तो मेरा कहना तो हमेशा ये बनता है कि यदि नाड़ी दोष आता है तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में एक कैंसिलेशन की भी चर्चा की थी कि भकुट दोष का कैंसिलेशन के बारे में मैं क्या कहता हूं। मैं अभी भी नाड़ी दोष के कैंसिलेशन के बारे में भी यही कहूंगा कि कैंसिलेशन में ज्यादा मत जाइए। यदि लड़का और लड़की दोनों के पास पर्याप्त समय है, दोनों पर्याप्त यंग हैं, यदि उनको और आगे मैच मिल सकता है तो फिजूल में कैंसिलेशन पर मत जाइए। कैंसिलेशन में जाना एक प्रकार का रिस्क होता है। 100 कपल्स का यदि कैंसिलेशन है तो 75 या फिर 70 इतने लोग कहेंगे कि हाँ हमें फायदा है या हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 या फिर 25 इतने लोग कहेंगे कि नहीं हमें प्रॉब्लम है, हम इस तरह से प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो कैंसिलेशन में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि वो खराब 30 या 25 लोग कौन होंगे, 25 कपल्स कौन होंगे। तो फिजूल में रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं पिछले वीडियो में भी यही बताया था कि नौकरी में रिस्क ले लीजिए, बिजनेस में रिस्क ले लीजिए। एक बार चौपट हो जाएगा तो दूसरा स्टेबल आप कर सकते हैं, लेकिन शादी में रिस्क मत लीजिए। तो मैं ज़्यादा कैंसिलेशंस में, नाड़ी भकुट के ज़्यादा कैंसिलेशन में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं किसी को भी नहीं कहता हूँ। बहुत रेयरली यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है, कोई परिस्थितियाँ बनती है जब मुझे हाँ कहना पड़ता है कैंसिलेशन को देखते हुए। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ। कल की बात है, कल एक कपल आए थे, कपल ने मुझसे बात की थी। वो अनमैरिड कपल थे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अभी क्या है, उनकी उम्र आपको मैं बताऊं लगभग 32 या 33 साल, दोनों की उम्र लगभग यही थी, 32-33। उन्होंने शादी नहीं की थी। उनका मानना यह था कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इवन उन्होंने मुझे इतना कह दिया कि हम शादी नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। अभी उनके बीच में इस तरह का नाड़ी दोष, भकुट दोष और कुंडली सही से मिल नहीं रही थी। तो मैंने उन्हें सबसे पहले तो यही बताई जो सच्चाई है, जो आपको भी बता रहा हूं कि नाड़ी दोष, भकुट दोष होगा तो इस तरह की स्थितियां निर्मित होगी। लेकिन बाद में जब उनका वर्ड सुना मैंने कि हम मर जाएंगे, तो फिर मैंने कहा भैया शादी कर लो, कम से कम मरोगे तो नहीं, जिंदा तो रहोगे। अब भाई दूसरी अनलकी फीलिंग हो सकती है, लेकिन कम से कम आप लोग जिंदा तो रहेंगे। तो फिर मैंने कहा कि शादी, तो इस तरह की कुछ परिस्थितियां होती हैं जहां पर मैं शादी की परमिशन दे देता हूं। लेकिन फिर भी यदि सब कुछ अच्छा रखना है, रिस्क नहीं लेना है, तो कैंसिलेशन में नहीं जाना चाहिए। नाड़ी दोष और भकुट दोष ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं, इवन मंगल दोष भी प्रॉब्लमेटिक होता है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मुझे नाड़ी दोष को लेकर के आपको बताना था, तो मैंने नाड़ी दोष को लेकर के आपको यहाँ पर ओवरऑल जानकारी दी। क्या प्रभाव इसके हो सकते हैं, नाड़ी दोष को कैसे देखा जा सकता है, नाड़ी दोष क्या होता है, यह मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया। आने वाले वीडियो में और चीज़ों को हम समझेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। यदि पसंद नहीं आता है तो कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि पसंद नहीं आया या फिर ये कमी रह गई। आपके उस कमेंट को बहुत गंभीरता से मैं लेता हूं। आप जितने भी कमेंट्स करते हैं ना, हो सकता है मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, लेकिन पढ़ता जरूर और गंभीरता से भी लेता हूं कमेंट्स को। हालांकि अधिकतर कमेंट्स में आप मेरी बढ़ाई करते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में, आने वाले एपिसोड्स में फिर हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।